सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी तैयारी तो एकदम अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि कल से पेपर स्टार्ट होने हैं यहाँ पे। तो पहला जो पेपर है कल भी यहाँ पे रखा गया है यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का, एआरओ और ऑडिटर का। और फिर अगले दो आने वाले दिन में भी 12 और 13 को भी यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलेगा, 13-14 को बेसिकली। तो कल के जो कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, सारा जो सिलेबस मैंने करवाया है उसको एक बार पूरी तरीके से रिवाइज जरूर करके जाना, राइट। अगर आपको अश्योर होना है कि हमने अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है तो उसके लिए अपने सिलेबस को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, उससे होता क्या है कि आपको एग्जामिनेशन में बैठने से पहले काफ़ी एक लेवल तक आपको मोटिवेशन मिलता है कि हमने बहुत कुछ हमने पढ़ा है, अगर एग्जामिनेशन में कुछ भी आ गया तो हम करने को तैयार हैं, राइट। तो ये मोटिवेशन आपको रखना पड़ेगा और ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है, जो आज की वीडियो है वैसे मैं आज बेसिकली स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने चाह रहा था, लेकिन काफ़ी दिन से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो आपका बिजनेस लॉ का बेसिकली लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस का पार्ट होता है, तो ये काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी और ये जो यूनिट है वो समझ में नहीं आ पा रही थी। तभी मैंने सुबह आज पोल डाला कि कौन सी यूनिट में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही बताया कि बिज़नेस लॉ वाले यूनिट में ये बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले में उन्हें परेशानी आ रही है। तो आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे हर चीज़ हम करेंगे। तो ये रिवीजन वीडियो है बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, जिसमें हर एक यूनिट, जितनी भी आपकी यूनिट है उसके अंदर, चाहे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आईटी एक्ट है, ठीक है ना, इसके अलावा वहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, तो सभी को कंसीडर किया गया है। हर एक पार्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियोज़ को पूरी देखना एंड तक और उसके बाद बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपका कॉन्फिडेंस, हाउ इज़ द जोश वाली सिस्टम ना, तो उसको आप ज़रूर बताना, राइट। और जैसे कल मैंने एक जो वीडियो डाली हुई थी, रिवीजन की जो वीडियो थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, राइट। उसमें मैंने बोला था कि जो आपको है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो गया और वो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे रॉन्ग बता दिया है। वो क्वेश्चन आंसर रॉन्ग नहीं है, मेथड सही है। उसके अंदर जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड होता है उसके अंदर दो तरह की मेथड होती है। एक आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है, दूसरा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई हैव कैलकुलेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर कुछ यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें इतनी बड़ी बात कुछ नहीं है। और यहाँ पे कोई अगर डाउट है आपका तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है, इस पर आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। पहला क्वेश्चन आज का, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब यहाँ पे फोर्स में आया। देखिए, जो एक चीज़ के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इस यूनिट को मैं अलग से हिंदी में प्रिपेयर नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे डिसमैच हो जा रहे थे। उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी वेराइटी देखने को मिल रही थी, जो आपके एक्चुअल बुक्स हैं उससे अलग वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो इस चक्कर में मैं हिंदी में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको हिंदी में समझ में ना आए, राइट। जो वर्ड है मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा उसको, तो आई होप कि आप यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। हिंदी में तो और ज़्यादा टफ आपको लगेगा ये लैंग्वेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कब यहाँ पे आया, जो लाइट में कब आया, इसको फोर्स में कब आया, ये आपसे पूछा गया है। 15 सितंबर 15 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1872 या 15 अक्टूबर 1872। तो ये आपका आया था ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 1872। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें राइट बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एटलीस्ट। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, एक आपका प्रॉमिस होता है। तो यहाँ पे बोला गया है जो आपका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट किस चीज़ का होता है, दो पार्टी के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है। किस चीज़ का एग्रीमेंट होता है, प्रॉमिस करने का, यानी कि किसी भी ऑब्लिगेशन को यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जो प्रॉमिस किया जाता है दोनों के साइड से, तो वो रेसिप्रोकल होती है। यानी कि एक आदमी बोलता है कि मैं ये करूँगा तो तू ये करेगा, ठीक है, अगर मैंने ये ऑब्लिगेशन पूरी की तो इसके बदले में तू ये करेगा। तो दोनों के बीच में जो कंसेंट होता है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं वो।
तो उस एग्रीमेंट में कितने पार्टी यहाँ पे एटलीस्ट कंसीडर किए जाने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली मिनिमम 2 पार्टी कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी 2 पार्टीज ही हैं जिनके अंदर आपका एक तो प्रपोजल होगा, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद ही वो एग्रीमेंट का फॉर्म लेता है, राइट। तो 2 पार्टीज इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यहाँ पे बोला गया है आपका जो एक तो आपका प्रॉमिस होता है, ठीक है ना, या प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस होता है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे। देखिए, एक चीज़ होती है कंसिडरेशन, एक होता है आपका प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर जब आपको कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म उसको लेना है तो उसमें कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट होता है, यानी कि वो आपका इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं होता है, राइट। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हमारा एग्रीमेंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एग्रीमेंट होने के लिए आपके जो उसके बीच में, दोनों के पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। जिस चीज़ के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है तो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ वाइड सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपसे ये पूछा गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 हमारा है, उसके अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शन हैं वो दिए गए हैं, सेक्शन 2E है, 2F है, 2H है, 2I है, राइट। तो इस केस में जो सही सेक्शन बनता है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो है आपका सेक्शन 2H, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है आपके कंपनीज एक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोला जाता है। ऑप्शंस आर मेड बाय फ्री कंसेंट, आर मेड बाय कंपिटेंट पार्टीज, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव आपके पास हो जाएगा, क्योंकि इस केस में सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, मेड बाय फ्री कंसेंट। कंसेंट का क्या मतलब होता है, कंसेंट का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके जो हमने सहमति, ठीक है ना, तो फ्री सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के उससे कंसेंट मांगी है, राइट। ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार होता भी है कि हम क्या करते हैं, किसी को इन्फोर्स कर देते हैं कि हाँ तेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे आपकी ब्लैकमेलिंग होती है। ब्लैकमेलिंग के अंदर होता क्या है, पैसा कोई देना चाहता है कि अपने पास से किसी ये गुंडे मवालियों को नहीं देना चाहता है, बट वो क्या करते हैं, उसकी कुछ वैसी वीकनेस पकड़ लेते हैं, क्या किसी को किडनैप कर लेते हैं और उससे ज़बरदस्ती का कंसेंट लेते हैं कि हाँ हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, तू हमें पैसे देगा तो हम तेरे बच्चे को वापस करेंगे। दैट इज़ ये आपका फ्री कंसेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में सही आंसर तो ये तो सही बनता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री कंसेंट बोली है तो ये वैलिड हो गया। दूसरा देखिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज का क्या मतलब है कि उन दोनों जो 2 लोग हैं, जो 2 पार्टी है ना आपके पास कॉन्टैक्ट करने वाली, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि वो यहाँ पे लाइबल एबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की वो यहाँ पे अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि पागल किस्म का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और डिस्टर्ब पर्सन नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसऑर्डर वाला पर्सन नहीं होना चाहिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉम्पिटेंट नहीं बनाती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस केस में ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही बनेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट पार्टीज की बात करी गई है। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि ये आपका एक तरह से किसी भी लॉ का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे काम ना कर रहे हो जैसे आपने कह दिया कि चलिए ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम चरस का धंधा कर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चरस का धंधा कर रहे हैं। उस केस में क्या है, आपने कहा ठीक है फ्री कंसेंट है, ठीक है ना, दोनों पार्टी के बीच फ्री कंसेंट है, बिल्कुल है कि एक पार्टी ले रही है दूसरी पार्टी बेच रही है। और आपने कहा कॉम्पिटेंट पार्टी, बिल्कुल कॉम्पिटेंट पार्टी हैं दोनों यंग हैं, या जो भी हम कह सकते हैं, अच्छे हैं, मतलब साउंड माइंड के हैं दोनों, ठीक है। बट उसमें लॉफुल कंसिडरेशन नहीं आता है, ये आपकी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, राइट। तो इस केस में आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें बोला गया है लॉफुल कंसिडरेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर बनेगा इसके केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स। कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या क्रिएट करता है, ये आपसे पूछा गया है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू इट, म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट। क्या लगता है आपको इसका आंसर? इसका आंसर आपको लग रहा होगा डी ऑप्शन, बट इसका आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। इसके अंदर देखिए ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट, यहाँ पे देखिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पहले वो एग्रीमेंट बनता है और उससे पहले वो क्या होता है आपका एक तरह से प्रपोजल होता है। तो इसमें होता क्या है, ऑब्लिगेशन बन जाती है दोनों पार्टीज़ की उस काम को करने के लिए। जब भी हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने किसी दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया कि हमने कहा हम तुझे दे देंगे 100 रुपये, हम और तू हमें दे देगा ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो, राइट। तो क्या उस केस में दुकानदार की और हम दोनों की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, नहीं हो गई? पहली चीज़ तो वो सामान मुझे, पहली चीज़ चलिए मैं पहले पैसे देता हूँ, मैं पहले पैसे दे रहा हूँ तो मेरी ऑब्लिगेशन है उसको पेमेंट करना, वो मुझे सामान दे रहा है तो सेल करना उसकी भी ऑब्लिगेशन है। तो दोनों की यहाँ पे क्या हो गई, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनता है। इसमें राइट्स की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए राइट की बात हम तब करेंगे जब हमारे पास क्या है, एक तरह से ऑब्लिगेशन तो है हमारे पास बट राइट नहीं है। राइट के केस में और भी यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपका थोड़ा सा उसके आपका जो लॉ के जो टर्म्स है उससे बाहर का हो गया, इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें आएगा, बट जो है आपका नैरो टर्म्स है, इसमें मोस्ट जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको चूज करना होता है कभी भी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज फॉरफिटन बाई लॉ। यहाँ पे बोला गया है कि आपको फॉरफिटन कर लिया जाता है लॉ के द्वारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, इलीगल एग्रीमेंट को, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को या अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट को। तो जो आपके इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो फॉरफिटन कर ले जाते हैं लॉ के द्वारा। तो इस केस में ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनता है। यहाँ पे अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट आया है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका और ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये इलीगल एग्रीमेंट क्यों यहाँ पे दिया गया है? देखिए इसका रीज़न ये है, जो आपका सबसे पहले क्या बनता है आपका सबसे पहले आपका प्रपोजल होता है, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होता है, उसके बाद वो एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है इस केस में। अब देखिए इलीगल कोई भी चीज़ है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही इलीगल हो जाता है। जब एग्रीमेंट होता है ना उसी टाइम उसको इलीगल यहाँ पे कंसीडर कर दिया जाता है, तो उस केस में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इसलिए कभी एग्जामिनेशन में अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आए और आपसे पूछे कि गलत ऑप्शन इसमें से चूज करो, तो आपको उसको चूज करना है, राइट। ये चीज़ को ध्यान में रखना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होगी अभी उसको डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन है उसका। और अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट आपका वही हो गया जो मैंने बोला कि फ्री कंसेंट जिसमें ना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन मेकिंग ए प्रपोजल इज कॉल्ड। अब इसमें देखिए यहाँ पे दो पार्टीज हो गई और एक पर्सन क्या करता है प्रपोजल बनाता है और दूसरा पार्टी क्या करती है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। तो जो प्रपोजल को बना रहा है मेकिंग ए प्रपोजल, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोमिजर बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं या प्रॉमिस बोलते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोमिजर बोलेंगे, जो यहाँ पे आपका जो प्रपोजल है उसको क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके हो सकता है ना हो, बट आपके अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें क्या होता है प्रॉमिस की, यहाँ पे क्या बात की जाती है? आपको प्रपोजल की बात की जाती है ना, प्रपोज करने की बात की जाती है ना। इसको सीरियसली मत लेना, बट एग्जाम्पल के तौर पे है। देखिए उसमें होता क्या है, जो लड़का जाता है वो लड़की को क्या करता है प्रपोज करता है। तो उसमें जो लड़का है वो क्या बन गया? वो प्रोमिजर बन गया। लड़की क्या बन गई? वो प्रोमिजी बन गई, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा कि हाँ हम दोनों क्या रहेंगे, एक रिलेशनशिप में रहेंगे। तो वो एग्रीमेंट उनका हो जाता है, राइट। तो आपका क्या हो गया, जो पर्सन जो जब प्रपोज करने जाएगा यानी कि वो उसको क्या बोलेंगे? प्रोमिजर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर रिवोकेबल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर इरिवोकेबल, एन ऑफर कैन बी रिवोकेबल एंड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी, एन ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड बट एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें से आपको सही आंसर यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही होगा, क्योंकि इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों रिवोकेबल हैं आपके। रिवोकेबल का मतलब है कि आप यहाँ से अपनी जो इस चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हो। मतलब ये जो आपने किया था ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे आपके रिवोकेबल हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपने क्या किया, ऑफ़र दिया, ठीक है ना, आपने ऑफ़र दिया किसी को भी
कुछ भी काम करने के लिए। हो सकता है वो मना कर दे, ज़रूरी थोड़ी है वो एक्सेप्ट ही कर ले, तो उसको वो मना भी कर सकता, तो रिवोकेबल हो गया नहीं हो गया। और एक्सेप्टेंस भी आपके क्या हो सकती है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे ये भी, तो दोनों ऑफर के केस में भी ऑफर भी एक्सेप्टेंस तक पहुंचेगा, तो उस केस में ये दोनों ही आपके क्या बनेंगे, रिवोकेबल बनेंगे। यानी कि इनको आप एक तरह से ये ऑब्लिगेशन है ये आप पूरी करने के बाद भी इसको चेंज किया जा सकता है। यानी कि जैसे ऑब्लिगेशन क्या मतलब, जैसे आपने ऑफ़र देना था, आपने ऑफ़र दे दिया, अब एक्सेप्ट करे ना करे सामने वाला बंदा ये उस पर डिपेंड करता है। तो उस केस में एक्सेप्ट अगर जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो उस केस में वो रिवोकेबल आपका हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोन इज रिगार्डेड एज कंप्लीट बनी है। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो टेलीफोन के थ्रू भी, आप यहाँ पे अपनी बात को रख सकते हो कि हाँ हमें ये चीज़ करने वाले हैं, तो उस केस में आपका जो कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, जो एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पे कैसे मानी जाएगी टेलीफोन के केस में। Acceptance is spoken on phone. Acceptance comes to the knowledge of party proposing. Acceptance is put on course of transmission. Acceptance has done whatever is required to be done by him. अब देखिए इस केस में होगा क्या, पहली चीज़ होगी क्या, एक्सेप्टेंस इज स्पोकन ऑन द फोन। एक्सेप्ट जब फ़ोन पे बोल दिया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत बार होता क्या है, जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ हाँ हम जाने वाले हैं शिमला घूमने के लिए। वो क्या करता है, वो कहीं बिजी होता है, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या वो उसने अगर हाँ बोला तो हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, वो बाद में यहाँ पे जब उसको एक तरह से याद आएगा कि मैंने क्या बोल दिया तो उसमें वो चेंजेस कर सकता है, तो ये आपका गलत है। एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपने बात बोली है वो आपके सामने वाली पार्टी के नॉलेज में होनी चाहिए कि आपने किस बारे में बात करी है, आपके बोलने का सेंस क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। तो इस केस में एक्सेप्टेंस होगी तो ही आपका क्या बनेगा, एक तरह से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपका होगा थ्रू टेलीफोन। बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं। एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एक्सेप्टेंस हैज़ डन वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाई हिम, तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही बनता है। एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ पार्टी प्रपोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीज एन आर्टिकल मार्क्ड प्राइस ₹20 इन बी शॉप, ही ऑफर बी 20 फॉर द आर्टिकल, बी रिफ्यूजेस टू से द आर्टिकल इज नॉट फॉर सेल, एडवाइस ए। अब यहाँ पे बोला गया है दो पार्टी हैं, एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी है। तो बी क्या है, आपका शॉपकीपर है, ठीक है ना, और वो क्या करता है, एक आर्टिकल को रखे रहता है अपनी दुकान पे जिस पे लिखा हुआ है 20 रुपीज़। अब ए जाता है, ए देखता है कि उसने दुकान पे आर्टिकल रखा हुआ है और वो क्या करता है, उसको 20 रुपीज़ ऑफर करता है और बोलता है कि ये प्रोडक्ट मुझे दे दो आप। दुकानदार बोलता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट आपको देने के लिए नहीं है मेरे पास। तो उस केस में ए को क्या करना चाहिए, ए का क्या राइट है, ए कैन नॉट फोर्स बी टू सेल द आर्टिकल एट 20, ए कैन फोर्स बी टू सेल द आर्टिकल एट 20, ए कैन क्लेम डैमेजेस, ए कैन शू बी इन द कोर्ट। तो इसका जो मोस्ट सही अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ए बनेगा, क्योंकि ए जो है उसको फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, बी की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर उसने 20 रुपीज़ लिखा भी हुआ है तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसने हो सकता है पर्टिकुलरली किसी पर्सन को देने के लिए लिखा हो और उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो चाहे कैसे बेचे, राइट। तो इस केस में ए जो है उसको फोर्स नहीं कर सकता बी को आर्टिकल को 20 रुपये में सेल करने के लिए, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मुझे याद आता है, जब लॉकडाउन का टाइम था, आपने भी वो वीडियो देखी होगी शायद, तो उसमें होता क्या है कि एक पर्सन दुकान पे जाता है, ठीक है, सारी दुकानें बंद थी उस टाइम पे, कुछ जो ढाबा वाबा ये सब चीज़ें खुल रहे थे छोटे मोटे, तो वो दुकान पे जाता है कुछ सामान लेने के लिए, उसको कहीं मिल नहीं रहा होता है, शायद आई थिंक कुछ ऐसे ही पान मसाला कुछ ऐसा था, तो वो उसको 5 रुपये के बदले कुछ 20 या 25 रुपये का बोलता है उसको। तो कस्टमर बोलता है कि 5 रुपये की चीज़ तुम इतने रुपये में दे रहे हो, वो बोलता है मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी बेचूं, तुझे नहीं लेना मत ले, ठीक है ना। तो वही केस यहाँ पे हो गया है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरी मर्जी है, मैंने 20 रुपीज़ लिखा, मैं 40 भी लिख दूंगा, तुझे मत लेना मत ले, ठीक है। तो उसमें वो ए कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तू हाँ मुझे दे ही दे, ठीक है। और ये बाकी के ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं जब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एन एग्रीमेंट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज। अब यहाँ पे बोला गया है आपके कि जो एग्रीमेंट होता है वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, किस केस में बनेगा आपका, जब क्या होगा, इन्फोर्सिएबल होगा, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द पॉइंट ऑफ एग्रीवेट पार्टी
इन्फोर्सिबल बाई बोथ ऑफ द पार्टी, नॉट इन्फोर्सिबल एट ऑल। अब यहाँ पे देखिए एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, अभी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है उसका। वॉइड एक होता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपके पास क्या होता है कि आपका एक तरह से स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ एक्सटेंड तक, राइट, कुछ एक्सटेंड का मतलब जैसे मैंने अभी दिया ना एग्जांपल कि आपके कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रख लिया, तो उस केस में वो क्या करेगा, एक्सेप्ट क्या अपनी कंसेंट तो दे देगा। तो उस केस में क्या होगा कि आप माना जाएगा वो एक तरह से कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, राइट। क्योंकि अगर किसी के साइन लेने, अगर आपके पास किसी की विल है, ठीक है, अगर वो विल पे साइन नहीं करना चाह रहा है और आप उसको धमका रहे हैं, घर पे जाके आपने उसके गन पॉइंट पे उसको रखा हुआ, तो वो साइन ऑब्वियसली साइन कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। बट वो कॉन्ट्रैक्ट जब बाद में जांच होगी, रिपोर्ट होगी, सब कुछ होगी, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका गलत हो जाएगा। उस केस में इसको बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। ये इसके केस में सही आंसर बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये एक तरफ से ये माना जाता है कि ये आपका क्या है, एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट जैसे जैसे बाद में पता चलता है कि इसमें कंसेंट नहीं ली गई है, कुछ जोर जबरदस्ती कोहर्सन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये काम किया गया है, तो उस केस में ये आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज, द डेफिनेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दी गई है, आपसे बोला गया है ये कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन, ये आपको क्या करता है, क्रिएट करता है और आपका डिफाइन करता है ऑब्लिगेशंस को, आपके जो दो पार्टी हैं उनके बीच की। तो ये आपकी दी थी किसने, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही होगा, सेलमंड्स ने ये डेफिनेशन यहाँ पे दी थी। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, अब आपसे पूछा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ए चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग है, ए चाइल्ड ऑफ रिलीजन है, ए चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स है, ए चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका क्या है, चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट जो आपके गुड्स हैं या उसमें डीलिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, तो इसको बोला जाता है चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय द सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पे एग्रीमेंट को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। सेक्शन 2C है, सेक्शन 2E है, सेक्शन 2G है, सेक्शन 2I है। तो इसका सेक्शन बनता है सेक्शन 2E, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर his was to B and in return B promises to pay a sum of 2000, there is said to be N। अब यहाँ पे बोला गया है जब आप एक A है, एक बंदा और एक B बंदा है, वो क्या करता है, A प्रॉमिस करता है डिलीवर करने को वॉच यहाँ पे, और B कहता है उसके बदले में मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा। तो ये आपका क्या बना, यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है, प्रपोजल बनता है, एक्सेप्टेंस होता है, ये ऑफर होता है। तो ये आपका हो गया एक तरह से एग्रीमेंट का फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो चुका है, तो वो एग्रीमेंट का फॉर्म ले लेगा। क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन भी तो है, कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। 2000 रुपये का कंसिडरेशन है और दूसरे साइड से क्या है, आपका वॉच भी आपको मिल रही है, तो ये आपके कंसिडरेशन का पार्ट है, इसीलिए ये आपका फॉर्म ले लेता है एग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ वाइड सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपसे पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट आपके कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। आई थिंक ये दोबारा आ गया है, बट इसी बहाने आपको याद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आपके किस में है, 2H में आपका यहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2H के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफर मेड बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए बहुत बार होता क्या है, ऑफर को हम क्या करते हैं, या तो हम दो टाइप के होते हैं हमारे पास ऑफर, राइट। हम इसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी दो इसी टाइप से, एक बाइफर्गेशन कॉन्ट्रैक्ट का भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑफर का हम देख रहे हैं। एक हमारा होता है इम्प्लाइड का और दूसरा हमारा होता है एक्सप्रेस का, राइट। इम्प्लाइड का मतलब क्या है, इम्प्लाइड का मतलब सीधा सा ये है कि आप उसमें कोई वर्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्टली जैसे दुकान में गए ना, तो दुकानदार से आपने कुछ सामान खरीदा और आपको ऑलरेडी पता है उसका, जैसे आपने कोक ली है, कोक आपको पता है छोटी वाली 40 रुपीज़ की आती है, तो आपने क्या किया, जेब से निकाले 40 रुपीज़ और उसको दे दिए दुकानदार को, और दुकानदार ने कोक आपको दे दी, राइट। कुछ बोला नहीं, ना आपके बात हुई, ना चीत हुई, कुछ नहीं हुआ। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बना आपके बीच में, वो आपका इम्प्लाइड हो गया। इसमें कोई भी आपकी स्पोकन वर्ड या वर्डिंग आपने यूज़ नहीं करी,
बट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें आप वर्डिंग यूज करते हो, आप बोल के काम करते हो। जैसे आपने बोला कि मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो, इस कितने रुपए की है, 40 रुपए की है, तो लीजिए आपके 40 रुपये, और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जब आप क्या कर रहे हो, वर्ड्स आप रिटर्न कर रहे हो या बोल रहे हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस वाला ऑफर आपका बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी। अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो आपका प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको वैलिड होना है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, पार्शियल और क्वालिफाइड होना चाहिए क्या उससे, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, पार्शियल एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही बनता है। आपका जो प्रपोजल है वो आपका एब्सोल्यूट होना चाहिए और आपका अनक्वालिफाइड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए करेक्ट सिक्वेंस। अब आपसे इसमें करेक्ट सिक्वेंस पूछा है, ये आपको बताना है। पहले ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन ऑफर होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ऑफर, ऑफर कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका बनता है ऑफर, ठीक है। उसके बाद वो ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। वही वाला एग्जांपल ले लो, प्रपोज करने के लिए गए, ये आपका एक खूबसूरत सा लड़का है, ठीक है, और दूसरे साइड आपकी एक हैंडसम सी लड़की है, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या बोला मैंने। तो इस केस में होता क्या है, ये लड़का जाता है, खूबसूरत सा लड़का जाता है हैंडसम सी लड़की के पास, सबसे पहले क्या करता है, वो प्रपोज करता है। तो प्रपोजल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑफर क्या किया, उसने ऑफर किया ना, तो प्रपोजल एक तरह से आपका क्या हो गया, ऑफर हो गया। ऑफर दिया, उसके बाद ऑफर हो गया एक्सेप्ट, उसके बाद ये क्या करने लग गया, नाचने लग गया होगा ना। और उसके बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को कैसे याद करेंगे, आपने क्या किया, उसके बाद आपका क्या है, प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। आप गए रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया आपने, अच्छी डेटिंग वेटिंग करी, जो भी करा, तो उसके बदले में आपने कुछ पैसा यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया। याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, वो आ गया आपका कंसिडरेशन। और लास्ट में आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया फाइनली कि आपसे हम क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप में रहेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है ना, बाबू सोना जो भी हो गया। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी इस केस में राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ए रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर होता है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर होता है, ये बार्गेन होता है, या इन्विटेशन टू ट्रीट होता है। देखिए यहाँ पे काउंटर ऑफर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे काउंटर ऑफर का मतलब है कि जो काउंटर बनता है दुकान पे उसके ऊपर में कोई ऑफर दिया जाए क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर का ये मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम एक चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई है। जैसे हमारे पास, हम मान के चलते हैं हमारे पास एक प्लान था जिसको प्लान ए बोल देते हैं हम, और ये प्लान हमारा फाइनल प्लान था। उसके बाद होता क्या है हमें कि ये प्लान के बदले में हमें एक दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपने सुनी होगी ना, अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी, तो वो दूसरी हमें ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है, ज़्यादा हमें सही लगती है। तो उस केस में हम ए को रिजेक्ट करके बी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए को जो हमारा ओरिजिनल ऑफर था उसको रिजेक्ट हमने कर दिया और बी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। और ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी होता है आपके पास। जैसे आपके पास दो पार्टी आते हैं, ठीक है ना, दोनों पार्टी क्या बोलती है, अपने अपने बेनिफिट है, सब कुछ बताती है, और आप क्या करते हो, पुराना वाला जो ऑफर था ना उसको आप रिजेक्ट कर देते हो, आपको पसंद नहीं आता, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ए बी वाला ज़्यादा आपको अच्छा ऑफर देता है। तो उस केस में जो ए ऑफर था वो ओल्ड ऑफर था, ओरिजिनल ऑफर था, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये आपका बनता है काउंटर ऑफर का पार्ट। ऑप्शन नंबर ए सही बन जाएगा। According to Section 23 of Companies Act 2013, in how many ways can a public company raise fund? अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट की क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 23 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका डील करता है आपके कंपनी के फंड रेजिंग से रिलेटेड। तो कंपनी कितने टाइप से फंड रेजिंग कर सकती है, थ्रू पब्लिक ऑफरिंग, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ए एंड सी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो पब्लिक कंपनी के केस में ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर बनता है इसके केस में, क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है वो यहाँ पे पब्लिक को ऑफर कर सकती है अपने शेयर्स को, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में पहले भी आपको बता चुका हूँ, कुछ आप जो पब्लिक है उसको अपने शेयर्स ऑफर ना करके एक फिक्स जो आपका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनको आप अपने शेयर्स को यहाँ पे इशू कराते हैं, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट।
और तीसरा हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप यहाँ पे कुछ देते हैं, जिनको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, हम जो डिस्काउंट पे दिए जाते हैं हम एक तरह से राइट इशू हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में जो राइट इशू होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है डिस्काउंट प्राइस पे। तो इस केस में आपका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। पावर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी इट डील्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको बोला है सेबी की जो पावर्स हैं उनको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, 24, 25, 26, 27, 28। तो इसका सही आंसर है 24 के अंदर। सेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेबी की पावर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है आपका, उसकी जो पावर है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जो आपके पावर बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपके इशू एंड ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है। देखिए होता क्या है, कभी कभी जब बैंकिंग के जैसे बैंकिंग सेक्टर के केस में ही हम बात कर लें, प्रोस्पेक्टस इशू कराना कोई आसान बात नहीं होती है। पब्लिक को हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं अपने शेयर्स को, तो उसके केस में प्रोस्पेक्टस हमें इशू करना पड़ता है, उसमें सारे सब कुछ हमें लिखना पड़ता है, ठीक है ना। सब कुछ डिटेल शेयर से रिलेटेड सब कुछ हमें पता है। जैसे आप कॉलेज में भी जाते हैं तो कॉलेज में आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर ही आपके कोर्सेज के डिटेल सब कुछ आपके कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यही केस आपके पब्लिक के जो शेयरिंग के शेयर जो ऑफर करते हैं उसके केस में भी देखने को मिलता है। तो जो आपकी कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, बेसिकली उनको बार बार फंड की ज़रूरत पड़ती है, बार बार उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और इतनी बार हर बार वो नया शेयर्स नया प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार इतना कौन यहाँ पे करेगा काम। इसके लिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट में एक नया प्रोस्पेक्टस को डील किया गया जो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक बार आपने जब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो एक साल के अंदर अंदर जितने भी आप फंड रेजिंग करोगे वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस, यानी कि बेसिकली एक डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस जिसको मान सकते हो आप, तो उस केस में ये काम करता है, ठीक है। आपसे यही पूछा गया है कि इसके केस में करेक्ट क्या है। इट डज नॉट नीड इट सेपरेट प्रोस्पेक्टस ऑफ द कैश ऑफरिंग, इट इज़ ए प्रोस्पेक्टस दैट लैक्स कंप्लीट पर्टिकुलर अबाउट द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। The validity period of the self prospectus cannot exceed more than 2 years, A and C या none of the above। तो सही आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर आपका जो है सेपरेट जो प्रोस्पेक्टस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या करते हो, जो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसी के थ्रू आप यहाँ पे फंड रेजिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। Which of the following section in the Companies Act 2013 mentions about red herring prospectus। अभी देखिए, अगर आप कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके केस में आपने जरूर पढ़ा होगा रेड हेयरिंग एक हमारी क्या होती है, हमारी फैलेसी भी होती है, रेड हेयरिंग फैलेसी कहते हैं जिसको। अब यहाँ पे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का ये मतलब है कि हम जब अपने सीएस को इश्यू कराते हैं ना, तो उस केस में अपने प्रोस्पेक्टस को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि वो हमारे पब्लिक को अच्छा लगे और एक तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर पड़े कि इनका प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा है, तो हो सकता है इनकी कंपनी बहुत अच्छी हो, या इस तरह से, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। आपको बोला गया है कि कौन से सेक्शन के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के, सेक्शन 30, सेक्शन 31, 32, 33 या 34। तो ये आपका सेक्शन 32 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सारे प्रोस्पेक्टस के जो हैं टाइप हैं आपके, राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 डीमेट अकाउंट डीमेटरलाइज्ड फॉर्म जिसको बोला जाता है इज़ कंपलसरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप देखिए, जब आप क्या करते हैं ना आजकल सीएस में अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं आप में से कोई, तो आपको पता होगा सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीमेटरलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, ये कंपलसरी कर दिया गया किसके लिए, उसके बाद की बात करेंगे। पहले उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है जो भी सीएस हैं आपके, उनको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे सेव किया जाता है, एक अकाउंट के अंदर आपका सेव किया जाता है। जैसे पहले होता था ट्रेडिशनल वे में, जब यहाँ पे एक तरह से ऑनलाइन नहीं थी सारी चीज़ें, तो उस समय बड़े बड़े जो पेपर्स थे उसके थ्रू सीएस की ट्रेडिंग होती थी, और जो सीएस है उसके लिए आपको पेपर दिया जाता था, जो प्रूफ है आपका सर्टिफिकेट बेसिकली आपको मिलता था। तो अभी जो सर्टिफिकेट है आपका ये डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, जिसको डीमेट अकाउंट बोला जाता है। अब यहाँ पे बोला गया सेक्शन 29 के अंदर डीमेट अकाउंट कंपलसरी कर दिया गया है किसके लिए, कंपनीज गोइंग फॉर पब्लिक ऑफर, कंपनीज गोइंग फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट,
प्रिस्क्राइब्ड यू अनलिस्टेड कंपनीज या ऑल ऑफ द अबव ए एंड सी, तो ये सभी के लिए यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। इस केस में ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं GDR इज मेंशन्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए यहाँ पे जब हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो टाइप की डिपॉजिटरी रिसिप्ट निकल के आती है। एक तो हमारे पास निकल के आती है GDR, दूसरी होती है हमारे पास ADR। ये होती है ग्लोबल लेवल की, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको बोलते हैं, ये होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये ग्लोबल वाली जो है ये वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आप इशू करा सकते हैं, बट जो अमेरिका के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनाई गई है उसको बोलते हैं ADR। तो यहाँ पे GDR को कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 40, सेक्शन 41 या सेक्शन 42। देखिए इसका आंसर 42 है। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हमारा GDR बेसिकली होता क्या है। देखिए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो GDR होता है इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच ए कंपनी लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री इशू वन और मोर ऑफ इट्स शेयर और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आउटसाइड द डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है ना। अब जब अमेरिका के लिए आएगा, USA के केस में आ जाएगा, तो वो आपका ADR का फॉर्म हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो इसके दिए हैं इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान में रख लेना यहाँ पे, अब यहाँ पे दो टर्म देखने को मिलती हैं GDR के फॉर्म में। एक टर्म होती है हमारी, एक तो GDR हो गया, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होता है एक हमारे पास डोमेस्टिक कस्टोडियन, और एक उसके अलावा और टर्म हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं हमारे पास ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये दो चीज़ें क्या होती है, देखिए कभी भी जब क्या होता है, इंडिया का बंदा अगर किसी के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे शेयर्स को परचेज कर रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, यहाँ से हमारी जो कंपनी है या उसकी कंपनी है वो किससे कांटेक्ट करेगी, किसी बैंक से कांटेक्ट करेगी जो फॉरेन में बैंक है, राइट। उसको बोलते हैं हमारे क्या, उसको बोलेंगे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है ना, ODR जिसको बोलते हैं। वो आपका हो गया जो आपके फॉरेन में जिसके स्टॉक एक्सचेंज में आपको शेयर्स लेने हैं। उसके बाद वहाँ का बैंक इंडिया के एक बैंक से कांटेक्ट करता है जिसको बोला जाता है डोमेस्टिक कस्टोडियन, राइट। तो वहाँ से जो शेयर्स इशू किए गए थे वो शेयर्स हमारे जो बैंक हैं वो यहाँ पे कैरी करेगा जो हमारा डोमेस्टिक कस्टोडियन है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो दो बैंकों के बीच में हो गया। वो दो बैंक हमारे क्या हो गए, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक एंड डोमेस्टिक कस्टोडियन। तो इस तरह का जो हमारा है ये सर्कल चलता है। ये इसका आंसर था सेक्शन 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन रेगुलेट द पब्लिक इशू इन इंडिया। अब यहाँ पे कौन सा आपका जो लेजिस्लेशन है वो आपका रेगुलेट करता है पब्लिक इशू जो लाया जाता है इंडिया के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या A&B, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपके पास सही वाला जो है ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर सारे ही जो हमारे पार्टीज हैं उनके अलग अलग अपने अपने रोल होते हैं। कंपनीज एक्ट के अपने रोल हैं, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट के अपने रोल हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड जिसको सेबी बोलते हैं इसके अपने अपने रोल हैं। तो ये तीनों ही पार्टी इंक्लूडेड होते हैं जब भी हमें पब्लिक ऑफर यहाँ पे लाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल एग्जिस्ट। अब हमारी जो शेयर कैपिटल हैं वो कितने तरह की हो सकती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, और सेक्शन भी देख लेना सेक्शन 43। इसके अंदर दो तरह की हमारे पास शेयर कैपिटल होती है। एक हमारे पास होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरी हमारे पास होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव द राइट टू वोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किन केसेस में वोट करने का राइट होता है। ऑन एवरी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ऑन रिजोल्यूशन विच अफेक्ट देयर राइट्स, रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, या A&B, B&C। तो सही आंसर आपके पास B&C का बनेगा, क्योंकि इस केस में सबसे पहले तो आपका जब उनके जो राइट्स हैं उन पे अगर किसी प्रकार का इफेक्ट हो रहा है तो वो वोट कर सकते हैं उस केस में, राइट। और रिजोल्यूशन का वाइंडिंग अप के लिए जब रिजोल्यूशन आएगा तो उस केस में भी ये वोटिंग के यहाँ पे लाइबल होते हैं वोटिंग करने के लिए। बट एवरी रिजोल्यूशन जो आपका हम कहते हैं ना जनरल रिजोल्यूशन जो आया उसके लिए ये लाइबल नहीं होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपके मोर देन 50% की मेजोरिटी चाहिए होती है। उस केस में आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वोटिंग राइट्स होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द राइट्स अटैच्ड टू द सीएस ऑफ एनी क्लास कैन बी वेरिड विद द कंसेंट ऑफ द डैश ऑफ द शेयर होल्डर दैट क्लास। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जब आप क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 48 में यहाँ पे बताया गया है, जब आप किसी शेयर होल्डर, बेसिकली जैसे हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर लेते हैं ना, तो उनके राइट्स में यहाँ पे चेंजेज हो रहे हैं उनकी कंसेंट के थ्रू, यानी कि उनके जो कुछ राइट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं उनसे रिलेटेड, उसमें आपको चेंज करना है, वेरीड करने हैं। तो उस केस में आपको कितना यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए होगी, यही आपसे पूछा गया है। 1/3 चाहिए, हाफ चाहिए, 1/4 या 3/4। तो इसके लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, और वो स्पेशल रिजोल्यूशन आपका होता है 3/4 से मिनिमम, ठीक है, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इश्यूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देखिए, एक आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसको मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली, उनको ये शेयर्स इशू कराए जाते हैं। ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज़ वर्किंग इन इंडिया, बिल्कुल इसको कराया जा सकता है। ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज़ वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ये भी उसका एम्प्लॉय है, तो ये भी स्वेट इक्विटी शेयर्स लेने का हकदार है। ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर्किंग इन द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये डायरेक्टर है आपके किसके, सब्सिडरी कंपनी का, जो कि होल्डिंग कंपनी आपकी ही जो सब्सिडरी है उसका। और ये डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो ये आपका क्या है, कंपनी का डायरेक्टर है, तो ये भी लाइबल है। तो ऑल ऑफ दी अबव आपके लिए एलिजिबल हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स लेने के लिए। आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू कैटेगरी ऑफ द कंपनी इंट्रोड्यूस इन द कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नई टाइप की कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया था। वो कौन सी थी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, 2% कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी, या नन ऑफ दी अबव। तो वो कंपनी थी आपकी 1% कंपनी, जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम और मिनिमम एक ही पर्सन काम करता है, बट वो फॉर्म होती है एज ए कंपनी, ठीक है। ये देखिए 1% कंपनी क्या है, 1% company is a private company which is one formed by one person by subscribing their name or his name to memorandum and complying with the requirement of the Companies Act। इसको बोला जाता है 1% company, OPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शेयर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे बोला गया है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू किए जाएंगे, वो उन शेयर्स को क्या बोलेंगे? बोनस शेयर्स बोलेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं ESOP, राइट इशू बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, या नन ऑफ दी अबव। ये आपका होता है राइट इशू का पार्ट। राइट इशू के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो शेयर इशू किए जाते हैं वो बेसिकली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, ठीक है ना। अपनी फंड रेजिंग करने के लिए यहाँ पे कंपनी करती है, यानी कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसको इंक्रीज करने के लिए वो क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही जो शेयर्स हैं उनको इशू कर देती है, पब्लिक ऑफर नहीं लेके आती है, और वो जो है बेसिकली डिस्काउंट पे ही इशू किए जाते हैं। इसको बोलते हैं राइट शेयर। ESOP क्या होता है आपका? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान तब होता है आपका जब आप कुछ अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देना चाहते हैं, तो आप मॉनेटरी फॉर्म में दे के यहाँ पे स्टॉक के मतलब शेयर्स के फॉर्म में कुछ दे देते हैं, तो वो आपका ESOP का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स शैल बी इशूड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व। अब यहाँ पे देखिए बोनस शेयर्स को इशू किया जाता है, कौन से रिजर्व के द्वारा इसको इशू किया जाएगा? कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, फ्री रिजर्व, या बोथ B एंड C, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, B एंड C, क्योंकि आप जो है कैपिटलाइजेशन रिजर्व जो क्रिएट किया गया है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से, उसके थ्रू आप बोनस शेयर्स को नहीं इशू कर सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो आपका RRA है, CRRA है बेसिकली, इससे आप कर सकते हैं। दूसरा आपका फ्री रिजर्व है, इससे भी आप यहाँ पे इशू कर सकते हैं अपने बोनस शेयर्स को। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोनस शेयर होते क्या हैं? ए कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर वट एवर इज आउट ऑफ, इसमें से बोला गया है इसमें से आप इशू कर सकते हैं, जैसे आपके फ्री रिजर्व में से, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से भी आप इसको इशू कर सकते हैं।
नोट भी दिया गया है बोनस सी शेल नॉट बी मेड बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, इसके द्वारा यहाँ पे इसका पेमेंट नहीं किया जाएगा, यानी कि ये इशू नहीं किए जाएंगे। द बोनस सी शेल नॉट बी इशूड इन लीव ऑफ डिविडेंड, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ कि डिविडेंड से ये अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। अब आपसे बोला गया है यहाँ पे कि डिविडेंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर, फ्री रिजर्व है या ए एंड बी है, ऑल ऑफ द अबव है। तो इस केस में आपका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर बनता है, क्योंकि इसके अंदर आप करंट ईयर के प्रॉफिट को तो इंक्लूड करते ही हैं, साथ में आपके जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं उनको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट है, जो आपके पास प्रीवियस ईयर का सरप्लस है उसको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोला जाता है। तो ये भी यूज किया जा सकता है आपके डिविडेंड को पे आउट करने के लिए। साथ ही फ्री रिजर्व तो आपका एलिजिबल होता ही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसके केस में आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन डिड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स। अब आपको यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपसे पूछा गया है, ये कब यहाँ पे फोर्स में आया था। 1 अप्रैल 1982 में, 1 मार्च 1936 के अंदर, 1 मई 1989 के अंदर, या 1 जुलाई 1930 के अंदर। ये आया था आपका 1 जुलाई 1930 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। सेक्शन 13 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील विथ। अब यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 13 आपका किससे डील करता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। When conditions to be treated as warranty, sale by sample, existing और future goods, ascertainment of the price। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही हो जाएगा। When condition to be treated as warranty, ये आपका जो है डील करता है जो गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 30 के अनुसार। Which of the following which section of the sales of goods act 1930 deals with the shoot for price। अब यहाँ पे देखिए shoot for price का क्या मतलब होगा। shoot का मतलब होता है कि कोर्ट में केस कर देना, ठीक है। अगर क्या होता है यहाँ पे कोई अनपेड सेलर होता है ना, तो उस केस में वो यहाँ पे अपने जो प्राइस है उसके लिए कोर्ट में केस कर सकता है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो उसका कौन सा सेक्शन है ये आपसे पूछा गया है। आपको अलग अलग ऑप्शंस गिवन हैं, तो सही आंसर आपके पास है सी वाला, सेक्शन 55 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है, उसके अंदर आप अपनी जो प्राइस है उसके लिए शू कर सकते हो कोर्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट द प्रीवियस रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट वर कंटेंट इन। अब यहाँ पे बोला गया है जब तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारे पास नहीं था तो इसके जो प्रोविजन थे, इसके प्रोविजंस थे आपके, तो वो किस में यहाँ पे शामिल हुए थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो ये आपके थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ही इसको इंक्लूड किया गया था। उसके बाद इसका 1930 के अंदर बेसिकली अलग से एक लॉ बना दिया गया जिसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म गुड्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब यहाँ पे देखिए जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है इसके अंदर गुड्स को भी डिफाइन किया गया है। बेसिकली जो हमारा इसके अंदर गुड्स किसको कंसिडर किया जाएगा ये भी इसमें डिफाइन किया गया है। आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से आपको पूछा है कि कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा गुड्स आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग। स्टॉक, सीएस, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम। अब एक बात अच्छे से ध्यान में रखना, एक्शनेबल क्लेम एंड करेंसी, इन दोनों को यहाँ पे गुड्स कंसीडर नहीं किया जा सकता। बट करेंसी के केस में अगर ये ओल्ड करेंसी है, ओल्ड करेंसी का मतलब जैसे जो पैसे थे ना, जैसे पैसा होता है 1 पैसा 2 पैसा या इस तरह की जो चीज़ें चलती थी, जो पुराने नोट्स हैं जो बंद हो चुके हैं अब, उनको भी गुड्स कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जिसकी ट्रेडिंग की जा सकती है उनको सबको गुड्स कंसिडर किया जाएगा। बट एक्शनेबल क्लेम और जो करेंसी है आपकी, जो नोट है, जो पैसा है आपका, उसको गुड्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस केस में आंसर आपका बनता है डी ऑप्शन सही, क्योंकि स्टॉक आपका गुड्स है, सीएस आपके गुड्स में आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आपके गुड्स में आते हैं, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द टर्म सेल एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब आपको अलग अलग टर्म से यहाँ पे अलग अलग जो डेफिनेशन है वो दी गई है और आपसे पूछा गया है कि सेल की जो बेस्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वो क्या होनी चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स,
A contract whereby seller transfer and agrees to transfer of the property in goods to the buyer for a price. A contract where the transfer of the property in goods is to be take place at a future time. A contract where transfer of the property is goods is to be take place subject to sum. अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके केस में सही बनेगा। इसके अंदर कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो दी गई है। ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर ऑफ एग्री टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है या एग्री हो जाता है ट्रांसफर करने के लिए किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को, इन गुड्स, ठीक है, गुड्स के फॉर्म में, टू द बायर, किस चीज़ के लिए, प्राइस के लिए। मैंने पहले ही कहा था ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं उसके अंदर हमारे पास होना चाहिए कंसिडरेशन, और बाकी के जो सब वर्ड हैं उसमें आपको कंसिडरेशन नहीं दिख रहा होगा। जैसे पहला लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। कंसिडरेशन कहाँ है इसमें? इसने तो सिर्फ प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात करी है। रिटर्न में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी की बात कर रहे हैं। फ्यूचर टाइम के जो बात करेंगे तो वो आपका अलग बात हो जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस सब्जेक्ट टू सम, ये भी नहीं है। कंडीशन, सब कंडीशन थ्रेटन टू, ये आपका नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम ए सेल एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब यहाँ पे बोला गया है किस एग्रीमेंट में आपका जो सेल होती है वो सेल बिकम ए सेल एज पर द, आपका सेल कौन सा होगा, 19 जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर है वो आपका एग्रीमेंट पूछा गया है। व्हेन द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, क्या ये सेल है? व्हेन द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, व्हेन द टाइम elapses or the condition subject to which a property in the goods is to transferred are fulfilled, agreement to sell is deemed to be sale। तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में आपका सही बनेगा, क्योंकि बाकी के केस में आपका क्या बोला है, when the seller transfer the property in goods, ये भी आपका पूरी तरीके से सेल का पार्ट नहीं है, और क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आप पूरा यहाँ पे फुलफिल्ड कंडीशंस फुलफिल के साथ आप यहाँ पे इसको कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ए स्टिपुलेशन कोलेटरल टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम फॉर द डैमेजेस बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, बट अपने उसके गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने एक, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कुछ भी ख़रीदा, आपने लैपटॉप आपने ख़रीदा हुआ है, तो उस केस में आपके दोनों के बीच में एक कंडीशंस हो गई कि आप क्या करेंगे, अगर किसी भी प्रकार की इसमें कोई वो आती है, जैसे आपकी कोई स्क्रीन टूटी हुई आ गई या कीबोर्ड ख़राब है, तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, आपको इसको सही करा के दे देंगे, हम इसको रिपेयर करा के दे देंगे, बट पूरे तरीके से हम आपके जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उसको हम बदलेंगे नहीं या वापस हम नहीं लेंगे। ये बोला जाता है किसके केस में, कंडीशन होती है, वारंटी होती है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डिस्क्लेम। तो ये आपका वारंटी का केस बनता है। वारंटी के केस में आपको पता है सिर्फ आप डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं, पूरे प्रोडक्ट के जो रिप्लेसमेंट है या उसको रिटर्न करने का है ये आपका राइट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपके सही बनेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द अनपेड सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट टू लीन ऑन गुड्स इन हिज पोजेशन। अब यहाँ पे बोला गया है जब आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर अनपेड सेलर होता है। अनपेड सेलर का मतलब है कि जिसने गुड्स सेल आउट कर दिया या सेल आउट करने जा रहा है बट उसको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है, तो उस केस में राइट ऑफ लीन होता है। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि वो गुड्स जो उसने सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अपने पास ही खुद उसे अपने पास रख सकता है उसे, ठीक है। तो उस केस में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, कौन सा केस बनेगा आपका, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेटिंग रिगार्डिंग क्रेडिट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन द क्रेडिट बट द टर्म ऑफ द क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स क्रेडिट हैज़ नॉट एक्सपायर्ड। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनता है। इसके कैन नॉट आपसे पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। ये आपके तीनों ही केस हैं जिसके अंदर यहाँ पे बायर क्या कर सकता है, लीन कर सकता है गुड्स को अपने पास, यानी कि रिटेन करके अपने पास रख सकता है जो भी उसने एग्रीमेंट किया था सेल करने के लिए गुड्स को, बट जो डी ऑप्शन है उसके अंदर वो रिटेन नहीं कर सकता गुड्स को। क्यों?
इसके अंदर बोला है कि जो आपके क्रेडिट पे किया था सेल, जैसे उधार पे सेल किया था, बट जो उधार देने का टाइम पीरियड है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप दुकान में गए, आपने दुकानदार से बोला कि आप मुझे उधार दे दो सामान और मैं आपको 10 तारीख तक पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो क्या दुकानदार 9 ही या 8 तारीख तक आपके पास आके क्या वो गुड्स को वापस ले जा सकता है अपने आप से छीन के? नहीं ले जा सकता। अगर 10 तारीख के बाद आप पेमेंट नहीं करते हो तब वो ऐसा काम कर सकता है। तो यहाँ पे वही बात करी गई थी कि जो आपका क्रेडिट पीरियड है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, उस केस में राइट टू ऑफ लीन नहीं बनता है गुड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बोला गया है आपके कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर गुड्स फ्यूचर में ट्रांसफ़र करने की बात की जाती है, जो आपका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है फ्यूचर के अंदर, उसमें ट्रांसफ़र करने की बात की जाती है और जिसके अंदर सम कंडीशंस भी होती हैं आपकी। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, कुछ कंडीशन और साथ में फ्यूचर टाइम पीरियड। तो ये होता है एग्रीमेंट टू सेल का, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है आपका एग्रीमेंट टू सेल का। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितने प्राइस पे, कब, कौन सी जगह पे, कौन से गुड्स आपको डिलीवर किए जाएंगे, यानी कि आप कौन ट्रेडिंग आपकी सेलिंग और परचेजिंग की जाएगी। तो वो बन जाता है आपका एन एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्सेप्ट। अगर प्रेजेंट में हो गया तो वो सेल हो गई, बट फ्यूचर के लिए है तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट डज इट मीन दैट लॉसेज आर नॉट शेयर्ड। अब यहाँ पे बोला पार्टनरशिप की आपको डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन के अंदर बोला गया है कि आप जो पार्टनरशिप होती है तो उसके अंदर पर्सन क्या करते हैं, एग्री करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो भी बिजनेस से उन्हें वहाँ पे होने वाला है। तो उस केस में आपसे बोला गया है कि क्या इसका मतलब होता है कि लॉसेस को शेयर ना करें। ए ऑप्शन दिया गया, ए माइनर मे बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप ओनली फॉर द प्रॉफिट बट ही कैन नॉट बी शेयर इन लॉसेज। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस केस में वो सिर्फ आपके लिए लाइबल होगा, प्रॉफिट लेने के लिए लाइबल होगा, वो लॉसेज के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है ना, उसको पार्टनर अगर आपने रखा हुआ है तो। दूसरा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ए पर्सन मे शेयर द प्रॉफिट्स बट मे नॉट द शेयर इन लॉसेज। ये भी बात ठीक है। सी आपका शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूडेड लॉसेस, तो ये आपका ठीक है। और ऑल ऑफ दी अबव इसके केस में आपका सही बनता है, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है आपसे कि हो सकता है कोई पार्टनर जो आपका है वो आपके लॉसेस को शेयर ना करे, वो प्रॉफिट भी तो शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑल्सो इंक्लूडेड लॉसेस, तो दोनों नेगेटिव प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, इसके प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर पॉजिटिव प्रॉफिट भी है, नेगेटिव प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ऑल ऑफ दी अबव सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is called। अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि ड्यूरेशन, जो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन है उसके लिए यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है, यानी कि कोई किसी प्रकार का कोई प्रीडिटरमाइंड नहीं है कि आपके पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होने वाला है। तो उस पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड टर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं, या नन ऑफ दी अबव, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। जब आपका क्या है, टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपके पार्टनरशिप कितना टाइम पीरियड के लिए होने वाली है, या उससे रिलेटेड आपके कोई भी यहाँ पे प्रोविजंस नहीं बनाए गए हैं, तो वो आपका पार्टनरशिप एट विल का पार्ट होता है। What are the right of the partners after dissolution? डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं आपसे पूछा गया है। टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और दियर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू दियर राइट, ये तो बात ठीक है आपकी। टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ ऑल डेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही बनेगा इस केस में, क्योंकि जो आपकी लाइबिलिटी बनती है, बेसिकली जो ऑब्लिगेशन होती है वो क्या होती है आपकी, कि आप क्या कर रहे हैं, टू हैव द सरप्लस, जो भी सरप्लस आपको हुआ बिजनेस से हुआ है, तो उस केस में जो आपका पार्टनर है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उस चीज़ को ले सकता है, ठीक है, वो जो पार्ट उसका बनता है जितना भी। टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, और टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ द डेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर कोई लाइबिलिटी है या कोई डेट है तो उसके पेमेंट में भी पार्टनर की लाइबिलिटी बनती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। ऑल ऑफ द अबव इसके केस में सही आंसर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन ए पर्सन मे बी डीम्ड एज पार्टनर बाय स्टॉपल्स और होल्डिंग आउट। यहाँ पे देखिए एक पार्टनरशिप का एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय स्टॉपल्स या होल्डिंग आउट। तो इसके केस में सही आपको चूज करना है, व्हेन ही बाय द कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी ए पार्टनर इन द फर्म। बिल्कुल ठीक है, वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। व्हेन knowingly permits himself to be represented to be a partner of the firm, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। when he expressed by the word spoken or written let the others that he is the partner in the firm, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो all of the above आपका ठीक होगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली नटसेल में आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स बाय एस्टोपल्स का मतलब वो कैसे भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ, मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ। तो ये तीनों ही ऑप्शन उससे रिलेटेड हैं, ए, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर ए कंसिडरेशन। अब यहाँ पे बोला गया है जब आप लीगली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कुछ कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, नेगोशिएबल बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं हमारे नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का बेसिकली मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से लीगली कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो आपका नेगोशिएबल का पार्ट बनता है। और नेगोशिएबल जिस चीज़ से कर रहे हैं, जो टूल यूज कर रहे हैं नेगोशिएबल के लिए, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ए चेक पेएबल टू। अब यहाँ पे बोला गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है या तो प्रोमिसरी नोट हो, या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या चेक हो, जो पेएबल किया जाना है कौन सी पार्टी को, बियरर को, ऑर्डर को, ईदर बियरर और ऑर्डर को, नीदर बियरर नॉर ऑर्डर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनता है, या तो आप बियरर को पे करोगे या बियरर के ऑर्डर पे किसी और को पे करोगे। इसका मतलब समझाता हूँ मैं क्या है। देखिए होता क्या है, एक पार्टी होती है यहाँ पे, ठीक है ना, और दूसरी पार्टी होती है यहाँ पे। अब जो ए पार्टी है, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। ए क्या करता है, बी से बोलता है, इसने जो है ये इसका बेसिकली बी ने ए के पैसे देने होते हैं, ठीक है, इसने इसके पैसे देने हैं। तो ए क्या बोलेगा उससे, ए बोलता है कि एक केस तो हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बियरर की। बियरर के केस में बी डायरेक्टली पेमेंट कर देगा ए को, ये तो बात होगी बियरर के फॉर्म में। बट जो ऑर्डर का फॉर्म है उसके अंदर होगा ए ने सी के पैसे देने होते हैं, बट बी ने ए के पैसे देने होते हैं। हायरार्की समझ रहे हो ना, बी ने किसका पेमेंट करना होता है, ए का, और ए ने किसका पेमेंट करना होता है, सी का। तो उस केस में ए बोलता है बी से कि तू डायरेक्टली मुझे पेमेंट करने के बजाय सी को जाके पेमेंट कर दे। तो ये हो गया कि ए के ऑर्डर पे बी क्या करेगा, सी को पेमेंट कर देगा, और ए से बनने वाली ऑब्लिगेशन इसकी खत्म हो जाएगी। ये आपका होता है ऑर्डर का पार्ट। इंडोर्समेंट भी बेसिकली इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा, या तो बियरर को पेमेंट किया जाएगा या बियरर के ऑर्डर पे किसी और को पेमेंट किया जाएगा, जिसको बेसिकली इंडोर्समेंट बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी इफ इट इज एन। ये आपसे बोला गया है इसके अंदर कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको फ्रीली ट्रांसफ़र होता है आपके बाय डिलीवरी से। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलते हैं, बियरर बोलते हैं, ए एंड बी बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं हमारा बियरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये आपका फ्रीली जो है ट्रांसफरेबल होता है। बियरर का मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसके केस में जो इंस्ट्रूमेंट ए को मिला ना, ए को वो इंस्ट्रूमेंट मिला है तो वो फ्रीली पेमेंट भी कर सकता है बी का, वो सी का भी पेमेंट कर सकता है, और जो बी को मिला है अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो यहाँ पे किसी और को भी ट्रांसफरेबल हो सकता है। तो इस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनलिमिटेड टाइम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए इस केस में आपका हो जाएगा जो बियरर होता है वो आपका इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वन। यहाँ पे देखिए जब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दो पार्टी होते हैं, इसके अंदर ट्रांसफरर वो होता है जो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफररी वो होता है जो आपको रिसीव करता है, जो पेमेंट को रिसीव करेगा उसको ट्रांसफररी बोलते हैं। पहला, हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ़र करने वाला तो क्या हो गया, ट्रांसफरर हो गया। दूसरा, ऑन हुज नेम इज़ ट्रांसफर, ऑन हुज नेम इज़ ट्रांसफर्ड, इसको बोलते हैं हमारा ट्रांसफररी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ऑन हुज नेम इट इज़ ट्रांसफर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन
पर्सन और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली एक पूरी डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में यहाँ पे क्या होता है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली आपका अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, रिटर्न होता है, दूसरा अनकंडीशनल होता है, और इसके अंदर जो साइन होते हैं वो ड्यूली साइंड किए जाते हैं। और जो बियरर होता है, या तो बियरर बोलता है कि मुझे पेमेंट कर दो, या मेरे कहने पे किसी और को पेमेंट कर दो। तो ये दोनों ही केस इसके केस में हो सकते हैं, तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपकी कितनी पार्टीज होती हैं, 2, 4, 6 या 3। इसके अंदर आपकी 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक आपका होता है ड्रॉयर, दूसरा होता है ड्रॉई, तीसरा होता है हमारा पाई। ठीक है, पहला कौन सा होता है, ड्रॉयर होता है, दूसरा कौन सी होती है, ड्रॉई पार्टी होती है, और तीसरी पार्टी होती है पेई या पाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉयर वो होता है जो बिल को ड्रॉ करने का काम करता है, ड्रॉई वो होता है जिसके नाम पे बिल को ड्रॉ किया जाता है, यानी कि जिसको बिल को एक्सेप्ट करने का है। ठीक है, और पेई वो हो गया जिसको एक्चुअल में पेमेंट होने वाली है। हो सकता है कि आपका जो ड्रॉयर है वो ही यहाँ पे पेई भी बन जाए। ठीक है, बट जो मेन पार्टीज होती हैं वो 3 पार्टीज के अंदर बन सकती हैं। तो ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी 3। द नंबर ऑफ द पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट। अब यहाँ पे देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने बात करी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट के अंदर बेसिकली 2 ही पार्टीज होती हैं, एक आपका होता है ड्रॉयर और दूसरा आपका होता है ड्रॉई। बेसिकली इसके अंदर आपका जो ड्रॉयर होता है, ठीक है, जो उसको बनाता है उसको हम बोलते हैं डेटर। ठीक, और जिसको जो ड्रॉई होता है वो हमारा होता है क्रेडिटर। सिंपल सा एग्जांपल दे लेता हूँ, जैसे आप हैं, आप दुकान पे गए और आपने दुकान से उधार सामान खरीद लिया। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप एक लेटर बना के देते हो, जो आपने ड्रॉ किया उसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में क्या लिखा जाएगा कि हाँ मैंने इतना पैसा, इतना सामान आपसे लिया, या इतना पैसे का भुगतान मैं इतने इतने समय में आपको कर दूंगा। तो वो एक तरह का प्रॉमिस हो गया प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में। इसको जो कौन इशू करेगा, इसको डेटर इशू करता है, ड्रॉई यहाँ पे जो इशू करेगा, और जो ड्रॉयर है उसको यहाँ उसके नाम से यहाँ पे इशू किया जाएगा कि मैं इतने पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। तो इस केस में 2 ही पार्टी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन नॉट बी ए बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं हो सकता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन आपके पास सही बनेगा, प्रोमिसरी नोट आपका बियरर का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब इसका रीजन भी क्या है, समझने वाली बातें हैं इसमें। देखिए क्यों नहीं हो सकता बियरर, बियरर का क्या मतलब है, बियरर का मतलब है कि जो चेक बना रहा है, सॉरी जो आपका एक तरह से बिल बना रहा है उसको ही पेमेंट हो जाना, उसको हम बोलते हैं बियरर। अब प्रोमिसरी नोट के केस में मैंने आपको क्या बताया कि जिसने उधार देना है वही यहाँ पे बिल को ड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में क्या वो बियरर बन सकता है। क्या आपने दुकानदार के आपने पैसे देने थे और आप दुकान से सामान लाए थे, आपने कहा चलिए मैं उधार ले रहा हूँ और मैं कुछ टाइम बाद पे कर दूंगा। क्या उसकी दुकान पे जाके आप ऐसा बोलेंगे कि मैंने तेरे बिहाफ में खुद ही पैसा ले लिया है और मैंने हो गया, अपना पेमेंट हो गया समझ? क्या ऐसा हो सकता है कभी? पॉसिबल है? नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट के केस में जो डेटर है वो फॉर्म करता है आपके बिल को, तो उस केस में वो बियरर कहाँ से बन जाएगा। इसीलिए इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस इज डैश इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कंपलसरी होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लायबिलिटी ऑफ मेकर इज डैश इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो लायबिलिटी होती है मेकर की, जो बिल को बनाता है बेसिकली, जिसको हम ड्रॉयर बोल रहे हैं, किसके केस में? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। तो वो कैसी उसकी लायबिलिटी होती है? प्राइमरी होती है, अनलिमिटेड होती है, अनकंडीशनल होती है, सेकेंडरी होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो मेकर होता है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। अगर हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की, तो उसके केस में जो मेकर होता है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस केस में सही बनेगा। क्यों बनेगा सेकेंडरी, ये भी समझ लो। देखिए जो पेमेंट करनी है वो किसने करनी है?
वो तो ड्रॉ ही नहीं पेमेंट करनी है ना, जो जिसके लिए हम बिल बना रहे हैं, जिसके नाम का हम बिल बना रहे हैं, उसने पेमेंट करनी है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, वो यहाँ पे साइन करेगा। तो प्राइमरी लाइबिलिटी तो उसकी बनी ना, हमने अपनी ऑब्लिगेशन तो पूरी कर दी है, हमने सामान उसको उधार में देना था, हमने दे लिया है। अब उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो प्राइमरी ऑब्लिगेशन उसकी बनती है कि वो आके हमें पेमेंट करे। इसीलिए इसकी जो हमारी है, जिसने हमने बिल बनाया है, हम ड्रॉयर हैं, तो हमारी सेकेंडरी हो गई। When bank has reason to believe that the title of the presenter is defective then the check will be। अब यहाँ पे बोला गया है, कभी कभी क्या होता है बैंक में आप लोग जाते हैं तो उस केस में बैंक वाला बोलता है कि नहीं, ये चेक आपका एक तरह से हम नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि जो टाइटल है चेक का, मतलब जो ऑनर है चेक का, वो थोड़ा सा उनको मिसमैच लगता है, चाहे वो आपके साइन की वजह से हो या किसी और की वजह से हो, तो उसमें केस में आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस केस में सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आईटी एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट। आईटी एक्ट 2000 आपका कब इफेक्ट में आया था? 17 अक्टूबर में 2000 में, 17 अक्टूबर 2001 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनेगा। 17 अक्टूबर 2000 के अंदर ये आपका फोर्स में आया था, जो आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील्स विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड। अब यहाँ पे कौन सा आपका ऐसा सेक्शन है जो आपके डील करता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से? तो आपका सेक्शन नंबर 4 इसके अंदर डील करता है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील्स विद द हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अलग अलग जो आपको बताया था, इसके अंदर अलग अलग सेक्शन है आपके 66 के अंदर, 67 के अंदर। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है हैकिंग से रिलेटेड, हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग से रिलेटेड जो सेक्शन है वो कौन सा है? 65 है, 66 है, 62 है या 67 है? तो आपका ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो 66 है इसके अंदर आपकी हैकिंग से रिलेटेड है। बेसिकली जो 65 है वो आपका कंप्यूटर के टेम्परिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर बेसिकली आप डेटा वेटा वो सब चोरी वोरी करते हैं, उससे रिलेटेड। तो 66 इसका सही आंसर बनेगा। विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील्स विद साइबर टेररिज्म। अब साइबर टेररिज्म के लिए यहाँ पे कौन सा एक्ट है आपका? 66C, 66B, 66F है या 66A है? तो साइबर टेररिज्म के लिए, जैसे कि साइबर टेररिज्म का क्या मतलब है, जैसे अभी टेररिस्ट हैं कुछ, ठीक है ना, बीच में हमारे जो कुछ हर देश में होता है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जो खुफिया सूचना, जैसे हमारे डिफेंस की है या हमारी जो एक तरह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको लीक कर देते हैं बाहर, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को, या हमारे जो ये अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप हैं इनको यहाँ पे कर देते हैं। तो ये एक्ट आता है हमारे किसके अंदर? साइबर टेररिज्म के अंदर। तो इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 66F इसका सेक्शन होता है, और इसके अंदर जो सज़ा है वो आपकी उम्र कैद की सज़ा इसके अंदर है, ठीक है ना। अब है, विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट वॉज इनवैलिडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक एक्ट ऐसा था जो रिवोक कर लिया गया, इनवैलिड कर लिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो एक्ट कौन सा था? 66F था, 66B था, ये एक्ट था आपका 66A वाला, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बात क्या की गई थी, ये क्यों हटाया गया? इसके अंदर बेसिकली एक्सप्रेस ऑफ फ्रीडम से ये रिलेटेड था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से रिलेटेड था। उसके अंदर पहले ये एक्ट लाया गया था कि अगर आप किसी भी जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट में ऐसे गवर्नमेंट चल रही है, उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आप पे 66A के अकॉर्डिंग केस दर्ज कर लिया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका हनन किया जा रहा है, दैट्स वाई 66A को हमें रिवोक करना पड़ेगा, हमें इसको हटाना पड़ेगा, और इस सेक्शन को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर अमेंडमेंट ऑफ आईटी एक्ट 2000 वाज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 विच केम इनटू इफेक्ट ऑन। अब यहाँ पे बोला गया है आपके जो आईटी एक्ट था ना 2000 था, उसके अंदर मेजर चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट किए गए 2008 के अंदर, उसको इफेक्ट में कब से यहाँ पे लाया गया? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है 27 अक्टूबर 2009, वो आपका सही आंसर बनता है इसके केस में। ये आपका 27 अक्टूबर 2009 से इसको चालू किया गया था, जो आपके अमेंडमेंट हुए थे आईटी एक्ट 2000 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील्स विद द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए, एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो सेक्शन है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। सेक्शन 67D है, 67F है, 67C है या 67B है। तो ये आपका सेक्शन 67B होता है, जो आपके चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होता है। इसके अंदर अलग से यहाँ पे पेनल्टी भी है और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट भी आपको किया जाएगा।
व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ द फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब एक आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल बना है आपका साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसके अगेंस्ट भी आप यहाँ पे एक जो है फाइल कर सकते हैं। तो उसका टाइम लिमिट आपको पूछा है कितना है, 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 45 या 90 डेज़ का। इसका टाइम लिमिट दिया गया है आपको 60 डेज़ का। 60 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, CAT यानी कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप यहाँ पे अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है। CPA इमूवेबल गुड्स जो है, मूवेबल गुड्स पे, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज पे, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये एप्लीकेबल है आपका ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी राइट्स डज ए कंज्यूमर हैव अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पे बात की गई है कि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स के कितने राइट हैं। देखिए राइट से रिलेटेड यहाँ पे कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 7, कहीं पे 8 भी राइट हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो 7 राइट हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला है राइट टू इन्फॉर्म होता है, राइट टू चूज होगा, राइट टू सेफ्टी होता है, राइट टू बी हर्ट होता है, और राइट टू हैव प्रॉब्लम्स करेक्टेड होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू सर्विस। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स होती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेलर मैनिपुलेट्स द प्राइस इट इज़ नोन एज। अब यहाँ पे बोला गया है जब भी आपका जो सेलर है वो प्राइसेस में मैनिपुलेशन करता है, चेंजेस करता है, तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, केविएट एम्पटर बोलते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो ये आपका हो गया एक तरह से ऑप्शन नंबर सी का रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस आपका इसका आंसर बनता है। जब भी वो क्या करता है अपने जो प्राइसेस हैं उसमें मैनिपुलेशन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस एक्ट द मिनिमम एज ऑफ द फोरम मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड बी। अब यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जैसे आपके 3 फोरम बने हुए हैं ना, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है CPA, इसके अंदर 3 अलग अलग फोरम बने। एक आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम है, एक आपका स्टेट फोरम है, एक आपका नेशनल फोरम होता है। ठीक है, 3 फोरम इसके अंदर बने हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आपसे पूछा गया है कि सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम कितनी एज यहाँ पे होनी चाहिए, 30, 40, 35 या 65। तो 35 मिनिमम एज होनी चाहिए। जो आपके डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट, जो आपके कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन विच फोरम इज इट कंपल्सरी टू हैव ए फीमेल मेंबर। अब आपसे पूछा गया है कि इन तीनों फोरम में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, तीनों ये फोरम है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंज्यूमर के डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो इसके अंदर आपसे बोला गया है कि कौन से जो कमीशन है उसमें एक फीमेल मेंबर आपको कंपलसरी रखनी पड़ेगी। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। हर एक जो कमीशन है उसके अंदर एक फीमेल मेंबर यहाँ पे होनी कंपलसरी है। इसके अंदर मैंने एक आपको चार्ट दिया है, इसको आप ज़रूर देखना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया है, इसको अमेंड कर दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं देखिए यहाँ पे। नो सेपरेट रेगुलेटर था, पहले कोई सेपरेट रेगुलेटर यहाँ पे नहीं था, लेकिन 2019 के अंदर CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे फॉर्म की गई है, CCPA जिसको बोला गया। अब यहाँ पे पहले कंप्लेंट के केस में होता क्या था, जहाँ पे सेलर आपका लोकेटेड है वहीं पे केस चलता था अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। बट अब बोल दिया गया 2019 के अंदर कि जहाँ पे आपका जो बायर है वहाँ पे भी आप केस कर सकते हैं। नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच ए सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। अब यहाँ पे पहले क्या था कि आपका जो सिविल कोर्ट था वो यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट था, उसके अंदर यहाँ पे प्रोविजंस नहीं बनाए गए थे, बट यहाँ पे अब नई प्रोविज़न क्रिएट कर दिए गए हैं सर्विसेज से और प्रोडक्ट से रिलेटेड। और यहाँ पे जो अभी ग्रीवियंस की जो एक तरह से लिमिट थी वो यहाँ पे काफ़ी इन्हेंस कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में पहले 20 लाख की लिमिट थी, अभी इसको 1 करोड़ कर दिया गया। और पहले जो स्टेट में 20 से 1 करोड़ की थी, अब 1 से 10 करोड़ कर दी गई। और यहाँ 1 करोड़ तक की जो नेशनल लेवल पे थी, अब उसको कर दिया 10 करोड़ से ऊपर की। और यहाँ पे कोई प्रोविजंस नहीं थे ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज के लिए। 2000 जो आपका 1896 था, अभी 2019 के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न लाए गए हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा काफ़ी सोशल मीडिया से रिलेटेड, और जो आपके एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके कंज्यूमर जो ऑनलाइन शॉपिंग्स है उससे रिलेटेड काफ़ी प्रोविजंस लाए गए हैं। जो ऑनलाइन आपके ट्रेडिंग वाली ऐप है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब के काफ़ी रेगुलेशंस इनके लिए लाए गए हैं।
लीगल प्रोविजंस कोई नहीं थे, अभी काफ़ी यहाँ पे लीगल प्रोविजन लाए गए हैं। ये आपके 2 कंपैरिजन चार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी से रिलेटेड है। सेबी हैज ए कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर टी.के. विश्वनाथन फॉर, अब यहाँ पे टी.के. विश्वनाथन के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी सेबी द्वारा, किस चीज़ के लिए? फेयर मार्केट कंडक्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कंडक्ट के लिए, पार्शियल मार्केट कंडक्ट के लिए, बोथ बी ए एंड सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा। फेयर मार्केट कंडक्ट करने के लिए टी.के. विश्वनाथन की कमेटी को कंडक्ट किया था सेबी द्वारा। सेबी हैज लॉन्च ए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर, अब यहाँ पे सेबी के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, वो कौन से हैं? OREITS है, INBITS है, पी नोट्स है, A एंड B है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, A एंड B। REIT और INBIT ये 2 जो सेक्शन हैं, 2 जो सिस्टम है, उनको लॉन्च किया गया है, 2 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसकी डिटेल आपको आगे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे REIT का फुल फॉर्म क्या है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। वहीं INVITS का है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं, जिससे कि आपका क्या है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपका क्या बन जाए? कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए और एक ही मैनर में और फास्ट यहाँ पे काम हो दोनों एरियाज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में और रियल इस्टेट के केस में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन इसमें राइट बनेगा। इसको याद रखना है, REIT मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिंग इंडिविजुअल्स हैज सेबी डिसाइडेड टू ग्रांट ए यूनिफाइड लाइसेंस टू ऑपरेट इन कमोडिटी डेरिवेटिव एंड इक्विटी मार्केट। अब यहाँ पे बोला गया है डेरिवेटिव्स में और इक्विटी मार्केट्स में ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी पार्टी को सेबी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट किया गया है? यूनिफाइड लाइसेंस, जिसको बेसिकली यहाँ पे बोला गया है। क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, NBFCs होती हैं, ओनली A एंड B या ऑल ऑफ दी अबव। इस केस में आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी सही, A एंड B। जो क्लियरिंग हाउस होता है और जो ब्रोकर्स होते हैं उनको यूनिफाइड लाइसेंस दिया गया है सेबी के द्वारा, जिसमें वो क्या कर पाएंगे, अपने जो डेरिवेटिव्स हैं और कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं और इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। NBFC हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऑप्शन इज गोइंग टू बी आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेबी हैज अलाउड स्लैब्स टू एंडोर्स विच प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए सेबी के द्वारा क्या किया ना, डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इंडोर्स किया गया किसी एक प्रोडक्ट को, एक तरह से हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। वो कौन सा है? स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं क्या? म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड्स या इंश्योरेंस? आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे क्या करते हैं, प्रचार करते हैं बेसिकली हमारे टीवीज़ में, इसमें हमने देखा होगा। बट यहाँ पे सेबी ने ये सिर्फ किया है आपके जो पब्लिक तक है, पब्लिक को बेनिफिट पहुँचाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, राइट? अगर मतलब पेड प्राइवेट प्रमोशन नहीं है, उस केस में ये बात साफ साफ कही गई है कि इसमें किसी भी जो आपकी कंपनी है, जो आपके ट्रेडिंग कंपनी है ना, जैसे आपके ग्रो ऐप है या इस तरह की ऐप है आपके अलग अलग जो उस पर काम करती हैं इक्विटी जो म्यूचुअल फंड पे, उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी है, अवेयरनेस है, वो हमारी जनरल पब्लिक तक पहुँचाई जाएगी। तो ये आपका इसमें सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल फंड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सेबी चीफ, जो कि हैं 1 मार्च 2017 से यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। तो कौन आपके नए जो सेबी के चीफ हैं यहाँ पे हैं? UK सिन्हा हैं, अजय त्यागी हैं, ब्रिजेश मिश्रा हैं या नन ऑफ दी अबव? ये आपके हैं इसके अंदर अजय त्यागी जी, जो अभी प्रेजेंट में भी यहाँ पे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। सेबी हैज़ रिलैक्स्ड इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर विच फंड्स। अब यहाँ पे देखिए सेबी के द्वारा कुछ जो फंड्स हैं उसके इन्वेस्टमेंट के रूल कुछ यहाँ पे रिलैक्स दे दिए गए हैं। उनमें वो कौन से आपके एंजल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं या नन ऑफ दी अबव? इसका जो सही आंसर बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। एंजल फंड्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेबी के द्वारा काफ़ी रिलैक्सेशन दे दी गई है, रूल्स में काफ़ी ढील दे दी गई है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली एंजल फंड्स होते क्या हैं। देखिए एंजल फंड्स का मतलब होता है एक छोटे छोटे जो फंड्स होते हैं जो स्टार्टअप को प्रमोट कराते हैं, राइट? जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं, तो उन फंड्स को बोला जाता है एंजल फंड्स। और ये बेसिकली छोटे लेवल के फंड्स होते हैं। और म्यूचुअल फंड्स आप सभी को पता ही है क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है अलग अलग उसमें, तो ये आपका म्यूचुअल फंड होता है। डेट फंड आपका एक तरह से डिवेंचर वाला फंड आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में आपका सही बनेगा, एंजल फंड्स। सो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट एक तरह से हर एक एस्पेक्ट से मैंने टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं
हर एक के लगभग सबसे ज़्यादा कंपनीज एक्ट के मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डाले हुए हैं, क्योंकि ये 2 बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक बनते हैं, राइट। उसके अलावा हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को मैंने लिया है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। हर एक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक IRDA को छोड़ के, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके 1-2 क्वेश्चन आप बेसिकली उसका नॉलेज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं IRDA कब फॉर्म हुआ था, 1999 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। इसको आप देख सकते हैं, ये सिंपल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको, ये आपकी कंप्लीट रिवीजन हुई। कल के जो एग्ज़ाम है सभी के लिए ऑल द बेस्ट, कल वालों के लिए। और इसको कीजिए और बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।